नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल चुनाव के बीच केंद्र और बंगाल सरकार में ठनी कोरोना का हवाला देकर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी का दिल्ली आने से इनकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने दिल्ली बुलाया था, जिसको लेकर अब डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ऑफ बंगाल ने मना कर दिया है दिल्ली जाने से। ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब मानहानि मामले में भाजपा नेता मनोज तिवारी और विधायक विजेंद्र को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, समन रद्द करने से किया इनकार। तो ये बेहद बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, भाजपा के बड़े नेताओं को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में लहराए भाजपा के कथित घोटाले के बैनर। तो दोस्तों, दिल्ली में भाजपा पर घोटाले का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बंगाल के चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। केंद्र बंगाल सरकार में ठनी, कोरोना का हवाला देकर डीजीपी चीफ सेक्रेटरी का दिल्ली आने से इनकार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक के मामले में ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को आज फिर तलब किया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों ने ही दिल्ली आने से इनकार कर दिया है। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को आज शाम 5 बजे तक गृह मंत्रालय दिल्ली में बुलाया गया था। बता दें कि ममता बनर्जी सरकार ने कोरोना का हवाला देकर इन दोनों अधिकारियों को दिल्ली आने में असमर्थता जताई। हालांकि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने के लिए तैयार हैं। मालूम हो कि कल ही एमएचए ने बंगाल सरकार को दूसरी बार पत्र लिखकर 3 आईपीएस अधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिल्ली भेजने को कहा था, जिस पर कोई जवाब नहीं मिला था। ऐसे में कहा जा रहा है कि यदि राज्य फिर से अधिकारियों को कार्यमुक्त करने से इनकार करता है तो कानूनी राय ली जाएगी। इसके लिए आईपीएस कैडर नियम 1954 के नियम 6 का हवाला दिया गया है। दरअसल गृह मंत्रालय ने जेपी नड्डा की 9 और 10 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में हुए रोड शो के दौरान पथराव और हमले की सुरक्षा चूक को लेकर पश्चिम बंगाल डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब किया था। बाद में उनको दिल्ली बुलाया गया, लेकिन राज्य सरकार ने उनको भेजने से इनकार कर दिया। फिर जब 3 आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली बुलाया तो फिर से राज्य सरकार ने इनकार कर दिया। ऐसे में इस मसले पर राज्य और केंद्र के बीच टकराव बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मानहानि मामले में भाजपा नेता मनोज तिवारी और विधायक विजेंद्र को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, समन रद्द करने से इनकार। जी हां दोस्तों, उच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि के मामले में आरोपी व भाजपा सांसद मनोज तिवारी और विधायक विजेंद्र गुप्ता को राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने भाजपा नेताओं की इन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा बतौर आरोपी जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की थी। स्कूल भवन व कक्षाओं के निर्माण में वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए जाने के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा सांसद तिवारी, विधायक गुप्ता व अन्य नेताओं के खिलाफ मानहानि का यह मुकदमा दर्ज कराया है। सिसोदिया ने आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन बताते हुए भाजपा नेताओं पर छवि खराब करने का आरोप लगाया है। जस्टिस अनु मल्होत्रा ने भाजपा नेताओं की याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय 7 दिसंबर को सुरक्षित रख लिया था। तिवारी और गुप्ता की ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय से कहा था कि निचली अदालत द्वारा जारी समन ऐसे साक्ष्य पर आधारित है जिसे कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था कि इसलिए निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द किया जाना चाहिए। निचली अदालत ने 28 नवंबर 2019 को तिवारी और अन्य के खिलाफ समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था। इस मामले में निचली अदालत ने तिवारी व गुप्ता के अलावा भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा, हंसराज हंस, विधायक मजिंदर सिंह सिरसा व पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ भी बतौर आरोपी समन जारी किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में लहराए भाजपा के कथित घोटाले के बैनर। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का विशेष सत्र शुक्रवार तक बढ़ा दिया। दूसरे दिन भी इसकी शुरुआत हंगामेदार रही। दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भाजपा पर नगर निगम में 2500 करोड़ के कथित घोटाले का आरोप लगाते हुए सदन में बैनर लहराए। आप विधायकों ने जो बैनर पकड़े थे उस पर लिखा था कि भाजपा ने किया 2500 करोड़ का घोटाला, भाजपा वालों को जेल भेजो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आईपीएस मामले में ममता को केजरीवाल का साथ, दिल्ली सीएम बोले राज्य के अधिकारियों में दखल दे रहा केंद्र। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की जंग से पहले केंद्र और राज्य सरकार में ठन गई है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर बीते दिनों हमला हुआ, जिसके बाद केंद्र ने 3 आईपीएस अफसरों को दिल्ली वापस बुलाया, लेकिन ममता सरकार ने उन्हें भेजने से इनकार किया है। अब इस पूरे विवाद पर ममता बनर्जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का साथ मिला है। केजरीवाल ने ममता का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि
बंगाल के प्रशासन में केंद्र द्वारा दखल देना बिल्कुल गलत है। चुनाव से पहले ये केंद्र द्वारा राज्यों के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश है। ऐसा कदम उठाकर संघीय ढांचे पर हमला किया गया और उसे कमजोर करने की कोशिश की गई है। बता दें कि खुद दिल्ली सरकार भी कई बार अफसरों के पोस्टिंग ट्रांसफर के मसले पर केंद्र से भिड़ चुकी है। दरअसल दिल्ली सीएम ने ममता बनर्जी के उन ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बयान दिया है जिसमें बंगाल की सीएम ने केंद्र पर करारा वार किया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार द्वारा 3 आईपीएस अफसरों की दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पूरी तरह गलत है और राज्य सरकार के अधिकारों का उल्लंघन है। ममता ने कहा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह के फैसले केंद्र की मंशा को दर्शाते हैं। बंगाल किसी भी तरीके से गैर लोकतांत्रिक शक्तियों के आगे नहीं झुकेगा। आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 अफसरों को दिल्ली वापस बुला लिया था, लेकिन ममता सरकार ने कहा था कि उनके पास अफसरों की कमी है, ऐसे में वो इन्हें नहीं भेजेंगे। हालांकि केंद्र की ओर से फिर से अफसरों की चिट्ठी लिखी गई है। साथ ही राज्य के चीफ सेक्रेटरी और अन्य बड़े अफसरों को कानून व्यवस्था के मसले पर समन किया गया है। बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी में तकरार बढ़ रही है, फिर चाहे वो राजनीतिक जंग हो, पार्टी में सेंधमारी या फिर जुबानी जंग। बता दें कि बंगाल में अगले साल मई में विधानसभा चुनाव होना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश की जनता को अब बिजली का झटका, कमलनाथ बोले शिवराज सरकार ने जनता के साथ किया बड़ा धोखा। जी हां दोस्तों, पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही बढ़ोतरी के बीच मध्य प्रदेश की जनता को अब बिजली का झटका लगा है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 1.98% की बढ़ोतरी की है। नई दरें 26 दिसंबर से लागू होंगी। विद्युत विनियामक आयोग ने गुरुवार की रात को नई टैरिफ जारी की। इसके मुताबिक 30 यूनिट तक की बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं पर किसी तरह का असर नहीं होगा। वहीं उपभोक्ताओं को मीटर किराया नहीं देना होगा। पहले सिंगल फेज में 10 रुपए, 3 फेज में 25 रुपए और 10 किलोवाट से ऊपर भार के उपभोक्ताओं को 125 रुपए महीने मीटर किराया लगता था। नए टैरिफ के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट 8 पैसे से 15 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा फिक्स चार्ज में भी 1 से 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 50 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 5 रुपए अतिरिक्त देना होगा। इसी तरह 100 यूनिट पर 12 रुपए, 150 यूनिट पर 22.50 रुपए का असर पड़ेगा। वहीं किसानों को 10 HP विद्युत भार तक 750 रुपए प्रति HP प्रति वर्ष और इससे अधिक विद्युत भार पर 1500 रुपए प्रति HP की दर से बिल देना होगा। पहले किसानों को 10 HP तक 700 रुपए प्रति HP की दर से भुगतान करना पड़ता था। वहीं 10 HP से ऊपर 1400 रुपए प्रति HP प्रति वर्ष देना होता था। बिजली दरों के नए टैरिफ को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, अब की बार महंगाई से राहत देने वाली सरकार का नारा देने वाली बीजेपी जनता को महंगाई की आग में निरंतर झोंक रही है। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बाद रसोई गैस सिलेंडर के दामों में भारी वृद्धि और अब बिजली की दरों में वृद्धि। उन्होंने आगे कहा, महंगाई डायन खाए जात है का नारा देने वाले कोरोना काल में भी जनता को महंगाई की मार के बोझ तले कुचल रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने जनता को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देकर राहत प्रदान की थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने बिजली महंगी कर जनता के साथ बड़ा धोखा किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल ने विधानसभा में कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ी, कहा बीजेपी ने इलेक्शन फंडिंग का किया है जुगाड़। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन में केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़कर अपना विरोध जताया और दिल्ली विधानसभा ने सभी कानूनों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वह किसानों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। केजरीवाल ने कहा कि ऐसा करते हुए मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मेरे देश का किसान सड़क पर है और मुझे तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि यह सदन केंद्र सरकार से अपील कर रहा है कि ये कानून वापस ले लो। केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भाजपा ने चुनावों को कितना महंगा बना दिया है, यह बात सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि बीजेपी के चुनावों की फंडिंग के लिए बनाए गए हैं। यह बात किसान तो समझ गए हैं और बाकी देशवासी भी जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा होगा। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों को कृषि कानूनों का फायदा समझ नहीं आ रहा, इसलिए अपने दिग्गज नेताओं को उतारा है। योगी आदित्यनाथ एक रैली में कह रहे थे कि इन कानूनों से किसी की जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा है क्या? भाजपा वाले कहते हैं कि किसान अब अपनी फसलें पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। धान का MSP 1868 रुपए है। ये बिहार और उत्तर प्रदेश में 900 से 1000 रुपए में बिक रहा है। मुझे बता दीजिए ये किसान देश में कहां अपनी फसल बेच कर आए। केजरीवाल ने कहा कि मैं केंद्र से पूछना चाहता हूं कि किसानों को और कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके। उन्होंने कहा कि
कि हर किसान भगत सिंह बन गया है। सरकार कह रही है कि वह किसानों तक पहुंचकर कृषि कानूनों के लाभों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की केंद्र सरकार को दो टूक, कहा हम बातचीत के लिए तैयार लेकिन विरोध नहीं छोड़ेंगे। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन का कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। हालांकि इस बीच किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। इस बीच दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर विरोध कर रहे किसानों का कहना है कि वे सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन विरोध नहीं छोड़ेंगे। इस बीच टिकरी बॉर्डर पर विरोध कर रहे एक किसान ने कहा कि हम बातचीत के लिए और दौर के लिए जारी हैं। केंद्र सरकार अब सुप्रीम कोर्ट की मदद ले रही है ताकि उनके अहंकार को चोट ना पहुंचे। साथ ही कहा कि टेबल की बातचीत का लाइव टेलीकास्ट किया जाए। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन को हटाने संबंधी याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस राम सुब्रमण्यन की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम आज कानूनों की वैधता पर कोई निर्णय नहीं लेंगे। हम केवल विरोध के अधिकार और देश में कहीं भी मुक्त आवाजाही के अधिकार पर निर्णय लेंगे। इसके साथ पीठ ने कहा कि अगर किसान और सरकार वार्ता करे तो विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य पूरा हो सकता है और हम इसकी व्यवस्था करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम किसानों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को सही ठहराते हैं, लेकिन विरोध अहिंसक होना चाहिए। अदालत ने कहा हम कृषि कानूनों पर बने गतिरोध का समाधान करने के लिए कृषि विशेषज्ञों और किसान संघों के निष्पक्ष और स्वतंत्र पैनल के गठन पर विचार कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई अभी टल गई है। अदालत में किसी किसान संगठन के न होने के कारण कमेटी पर फैसला नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो किसानों से बात करके ही अपना फैसला सुनाएंगे। आगे इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टी है, ऐसे में वेकेशन बेंच ही इसकी सुनवाई करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान विरोध का तरीका बदले और सरकार कानून को होल्ड पर डालने की संभावना ढूंढे। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की कही 10 बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हैं। कई दौर की वार्ता और कोशिशों के बावजूद यह प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले सुनवाई की और प्रदर्शन को किसानों का हक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस कानून को होल्ड पर डालने की संभावनाएं तलाशने को कहा। जानिए सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की 10 बड़ी बातें। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या सरकार अदालत को यह आश्वासन दे सकती है कि जब तक इस मामले पर कोर्ट सुनवाई न करे, केंद्र कानून को लागू न करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस कानून को होल्ड पर डालने की संभावनाएं तलाशने को भी कहा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई टाल दी। कोर्ट ने कहा कि वह किसानों से बात करने के बाद ही अपना फैसला सुनाएगा। आज अदालत में किसी किसान संगठन के न होने की वजह से कमेटी बनाने को लेकर फैसला नहीं हो सका। तीसरा, आगे इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है, इसलिए अब मामले की सुनवाई वेकेशन बेंच करेगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे सभी किसान संगठनों के पास नोटिस जाना चाहिए। चौथा, सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन ये कैसे किया जाए इस पर चर्चा की जा सकती है। पांचवा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रदर्शन के अधिकार में कटौती नहीं कर सकते हैं। केवल एक चीज जिस पर हम गौर कर सकते हैं वह यह है कि इससे किसी के जीवन को नुकसान नहीं होना चाहिए। छठा, सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि हम कृषि कानूनों पर बने गतिरोध का समाधान करने के लिए कृषि विशेषज्ञों और किसान संघों के निष्पक्ष और स्वतंत्र पैनल के गठन पर विचार कर रहे हैं। इस पैनल में पीस साईनाथ, भारतीय किसान यूनियन और अन्य सदस्य हो सकते हैं। सातवां, यह कमेटी जो सुझाव देगी उसका पालन किया जाना चाहिए। तब तक प्रदर्शन जारी रखा जा सकता है, लेकिन यह अहिंसक होना चाहिए। आठवां, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप इस तरह से शहर को ब्लॉक नहीं कर सकते और न ही हिंसा भड़का सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम किसानों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को सही ठहराते हैं, लेकिन विरोध अहिंसक होना चाहिए। नौवां, CJI ने कहा कि दिल्ली को ब्लॉक करने के शहर के लोगों को भूखा रहना पड़ सकता है। आप किसानों की मकसद बातचीत के जरिए भी पूरा हो सकता है, सिर्फ प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। और 10वां, 3 कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि वो फिलहाल कानूनों की वैधता तय नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर किसान और सरकार वार्ता करे तो विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य पूरा हो सकता है और हम इसकी व्यवस्था करना चाहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मामले पर बैठक से राहुल ने किया वॉकआउट, ओम बिरला से की शिकायत, बोलने नहीं दिया गया। जी हां दोस्तों, रक्षा मामलों पर संसदीय समिति की बैठक से वॉकआउट करने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष
राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने बैठक में बोलने का मौका न देने को लेकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने कहा कि सदस्यों को मुद्दे उठाने का अधिकार है। चिट्ठी में राहुल गांधी ने कहा कि रक्षा संसदीय दल के मेंबर होने के नाते उनको यह अधिकार है कि वो कोई मुद्दा उठा सकते हैं, मगर किसी एक मेंबर को बोलने की अनुमति ही नहीं दी जाए। यह गैर लोकतांत्रिक है और उनके अधिकारों का हनन है। गौरतलब है कि बुधवार को रक्षा संसदीय दल की बैठक थी, जिसमें राहुल गांधी समेत 2 और सांसदों ने बैठक का बहिष्कार किया था। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को चेयरमैन ने बोलने नहीं दिया, जिसके बाद उनके पास कोई और उपाय नहीं रह गया था। इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संसदीय समिति ने सशस्त्र सेनाओं की यूनिफॉर्म पर चर्चा करके समय खराब किया। सूत्रों के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत कमेटी को रक्षा यूनिफॉर्म के बारे में जानकारी दे रहे थे। उस समय राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया कि आखिर देश की तैयारी लद्दाख में क्या है, चीन के खिलाफ हमारी क्या रणनीति है, इस पर चर्चा हो। राहुल गांधी ने कहा कि देश के सियासतदानों को सेना की यूनिफॉर्म पर चर्चा करने की बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा के अहम मसलों पर चर्चा करनी चाहिए। कमेटी के अध्यक्ष जुअल ओराम ने राहुल गांधी को बीच में बोलने से रोका। उसके बाद राहुल गांधी बैठक से वॉकआउट कर गए और उनके साथ साथ राजीव सांचा और रेवंत रेड्डी भी बैठक से बाहर निकल गए। दरअसल राहुल गांधी लगातार चीन के साथ लद्दाख सीमा पर जारी विवाद को उठाते रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्रामक अंदाज में निशाना साधते आए हैं। राहुल गांधी की ओर से दावा किया गया था कि चीन भारत की सीमा में घुस चुका है और काफी जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन पीएम मोदी चीन से डरते हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मई में लद्दाख सीमा पर शुरू हुए विवाद के मसले पर राहुल गांधी कई बार सोशल मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेर चुके हैं। इसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश के साथ रिश्तों को लेकर भी कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना साध चुकी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 3 आईपीएस अफसरों को लेकर केंद्र से तनातनी पर तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की दी चुनौती, कहा हम नहीं डरते। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनाव चरम पर पहुंचने लगा है। पार्टी से लेकर सरकारों के स्तर पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम ममता बनर्जी की टीम में टकराव बढ़ता ही जा रहा है। गृह मंत्रालय की ओर से एक बार फिर 3 आईपीएस अफसरों को केंद्र में भेजने को लेकर चिट्ठी मिलने के बाद राज्य सरकार ने साफ कर दिया है यह स्वीकार नहीं है। यहां तक कि टीएमसी ने केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने की भी चुनौती दे डाली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस संबंध में केंद्र का आदेश असंवैधानिक है और स्वीकार करने लायक नहीं है। उन्होंने कहा हम उन्हें प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजेंगे, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा देगी। हम इसका स्वागत करते हैं। यदि केंद्र के पास यह करने की शक्ति है तो वह ऐसा कर सकती है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर 10 दिसंबर को हुए हमले के बाद पश्चिम बंगाल कैडर के 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया है। राजीव मिश्रा को आईटीबीपी, प्रवीण त्रिपाठी को सीमा सुरक्षा बल तथा भोलानाथ पांडे को पुलिस अनुसंधान ब्यूरो में भेजा गया है। मुखर्जी ने कहा यह असंवैधानिक है और इसे नहीं किया जाएगा। हम केंद्र के हस्तक्षेप को अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आईपीएस कैडर नियमावली 1954 के कुछ प्रावधानों का गलत इस्तेमाल कर देश के संघीय ढांचे को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक बार फिर से लेटर भेजकर कहा कि वह उन 3 अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए तत्काल कार्य मुक्त करें जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र ने कहा कि इन अफसरों को नई जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को दिल्ली भेजने से इनकार कर दिया है, जिसके कुछ घंटों के बाद 3 आईपीएस अधिकारियों राजीव मिश्रा, प्रवीण त्रिपाठी और भोलानाथ पांडे को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने नए आदेश में भारतीय पुलिस सेवा के नियमों का हवाला देकर पांडे, त्रिपाठी और मिश्रा को कार्य मुक्त करने को कहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की राज्य में 9 और 10 दिसंबर को यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए ये तीनों अधिकारी जिम्मेदार थे। इसी दौरान डायमंड हार्बर में उनके काफिले पर हमला हुआ था। आदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा नियम 1954 के नियम 6 और 1985 के संशोधन का हवाला दिया गया है, जो कहता है कि अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच किसी प्रकार की असहमति है तो संबंधित राज्य सरकार केंद्र के फैसले को प्रभावित करेगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, रोड आपने ही ब्लॉक कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल से बोले चीफ जस्टिस,
जी हां दोस्तों, कृषि कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली की कई सीमाओं को ब्लॉक कर दिया। आने जाने में दिक्कत और जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, आपने ही सड़कें जाम कर रखी हैं। इस पर मेहता ने कहा, मैंने ऐसा नहीं किया है। मेहता से जब पूछा गया कि दिल्ली में प्रवेश करने से किसानों को किसने रोका, तो उन्होंने कहा, हाँ, प्रशासन ने रोका है। सुनवाई कर रही बेंच ने कहा, हम इस मामले का हल निकालने के लिए एक कमेटी बनाएंगे जिसमें सरकार, भारतीय किसान यूनियन और दूसरे किसान संगठनों के सदस्य शामिल होंगे। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत सरकार किसानों से बात कर रही है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर जाम लगा दिया है, इससे यातायात बाधित हो रहा है और आम जन को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 के मरीजों को इलाज में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ऋषभ शर्मा के वकील दुष्यंत तिवारी ने कोर्ट का ध्यान शाहीन बाग के संबंध में दिए गए फैसले की तरफ खींचा। कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि प्रदर्शन निर्धारित किए गए स्थान पर ही होना चाहिए। सीजेआई ने वकील से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि सीमाएं खुल जाएं? चीफ जस्टिस ने पूछा, शाहीन बाग में कितने प्रदर्शनकारी थे? इस पर वकील ने जवाब दिया, कुछ लाख। चीफ जस्टिस ने पूछा, शाहीन बाग में कितने लोगों ने सड़क जाम की थी? क्या लोगों की संख्या पर कुछ नहीं निर्भर करेगा? यह कौन बताएगा? कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। बेंच ने कहा कि ज्यादातर याचिकाकर्ताओं ने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के अलावा कानूनी बातों पर ध्यान नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से प्रदर्शनकारी किसानों के नाम मांगे। सॉलिसिटर जनरल ने किसानों से बातचीत की बात कही तो चीफ जस्टिस ने कहा, बातचीत फिर फेल हो जाएगी, आप उन संगठनों का नाम दीजिए जो कोर्ट में पेश हो सकें। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।